जो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन की एक लिमिट होती है कि उस लिमिट से नीचे अगर किसी की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 7 लाख से ऊपर कमाता है तो वो 3 लाख से टैक्स देना शुरू करेगा, ना कि 7 के ऊपर। तो अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12,75,000 है तो आज उसको कोई टैक्स नहीं देना है। बड़ा फायदा हो गया। हाँ, बड़ा फायदा है। पहले तो जो टैक्स स्लैब्स उन्होंने चेंज किए बढ़ाए हैं, हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा दे दी है लोगों के। ये बजट करना चाहे सरकार ने इस बार। अब कंजप्शन करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो टैक्स में छूट देके, और इसके बाद फिर एमएसएमई को जो उन्होंने डेफिनेशन एक्सपैंड कर दी है, डबल कर दी है। सरकार के कुछ बेनिफिट्स हैं जो एमएसएमई को अवेलेबल होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आज बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। आम जनता को इस बजट में क्या कुछ मिला है, इस बजट को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ अरुण जैन जी मौजूद हैं, जो अर्थशास्त्री हैं। चीजों को लेकर आपको आसानी से समझाएंगे कि इस बजट में आपके लिए क्या कुछ मिला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, बिल्कुल आसान तरीके से मैं इस बजट को समझना चाहता हूं। सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा कि सर, जो 12 लाख से जो रहा है और उसमें टैक्स फ्री कर दिया गया है, उसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए सर आम जनता को। एक्चुअली जो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन की एक लिमिट होती है कि उस लिमिट से नीचे अगर किसी की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और फिर कुछ एक गवर्नमेंट छूट देती है, उसके साथ एक और दूसरी एक लिमिट, बढ़ी हुई लिमिट बनाई जाती है। अभी अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो हमारे जो लिमिट है वो है एग्जेम्पशन की लिमिट 3 लाख रुपए। अच्छा। और रिबेट के साथ है 7 लाख रुपए। इट मीन्स कि कोई व्यक्ति अगर 7 लाख रुपए तक कमाता है तो वो कोई टैक्स नहीं देगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 7 लाख से ऊपर कमाता है तो वो 3 लाख से टैक्स देना शुरू करेगा, ना कि 7 के ऊपर, क्योंकि हमारी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 है। ओके। अच्छा, और जो एक्सटेंडेड लिमिट है दैट इज 7 लाख है। तो 7 लाख तक का व्यक्ति बिल्कुल टैक्स, उसको कोई टेंशन नहीं, उसको टैक्स नहीं भरना। लेकिन उस 7 लाख में भी जो हमारे कुछ टैक्स होते हैं स्पेशल रेट के, जैसे कैपिटल गेन होता है, उसको स्पेशल रेट टैक्स कहते हैं, वो उस 7 लाख की लिमिट में कंसीडर नहीं होता। उस पर तो उसको 3 लाख तक सब कुछ शामिल है, चाहे आप कैपिटल गेन हो, नॉन कैपिटल गेन हो, 3 लाख तक नहीं देना है। इस बजट में जो चेंज किया गया है वो उस 3 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट को 4 लाख किया गया है। यानी 4 लाख तक अगर आप किसी व्यक्ति की आमदनी है, वो कैपिटल गेन से है या दूसरे सोर्स से है, उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 12 लाख तक है तो उसको जो स्पेशल रेट के टैक्स जैसे कैपिटल गेन है उसको छोड़ के बाकी किसी पर टैक्स नहीं देना। उस 12 लाख में अगर 4 के ऊपर है और 12 तक है तो उसको कैपिटल गेन पर टैक्स तब भी देना होगा। कितना परसेंट रहेगा सर इसका? ही जो कैपिटल गेन में भी दो तरह के होते हैं। हाँ। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म जैसे कैपिटल गेन क्या है, कई चीजों पर लगता है, जो हमारी इनकम टैक्स की भाषा में कैपिटल असेट कहते हैं। तो अगर हम आम आदमी की भाषा लें तो हम ऐसा मान लें कि जैसे लैंड बिल्डिंग है, शेयर्स है, जो बहुत कैपिटल तो बहुत होता है, लेकिन आम आदमी की भाषा में 2 लैंड बिल्डिंग, और आजकल चूंकि शेयर मार्केट भी काफी चल रहा है तो शेयर्स, ये दोनों कैपिटल असेट हैं। तो लैंड बिल्डिंग को अगर आदमी 2 साल रख लेता है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाती है। और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स लगता है। और जो आदमी अगर 2 साल से कम में कोई लैंड बिल्डिंग परचेज करके बेचता है वो शॉर्ट टर्म कहलाती है। उसको जो भी उसका फुल रेट है, स्लैब रेट है, उससे टैक्स लगता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे एग्जेम्पशन लिमिट की, तो इन्होंने एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये दिया कि 7 लाख से सीधा 12 लाख कर दिया। मतलब कि वो अच्छा, इस 12 लाख में भी जो अगर कोई आदमी एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को इनकम टैक्स में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम से एक छूट मिलती है। अच्छा। जो 75,000 रुपए है। तो अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12,75,000 है तो आज उसको कोई टैक्स नहीं देना है।
बड़ा फायदा हो गया। हाँ, बड़ा फायदा कि एक तो मतलब सीधा सीधा पहले 7,75,000 था, 7 लाख छूट थी, 75,000 स्टैंड डिफरेंस था, अब वो 12,75 हो गया। तो एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया, इससे बहुत सारे जो टैक्स छोटे टैक्स पेयर हैं वो इस लिमिट से बाहर हो जाएंगे। सर, इसमें आरटीआई रिटर्न जो करते हैं तो उसमें अभी पहले 3 साल का था, अब 5 साल कर दिया गया है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा आप इसको समझाएंगे? एक्चुअली इनकम टैक्स में इन्होंने 2 साल पहले किया है, एक सिस्टम लाए हैं, उसको बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। एक तो जो हम करंट ईयर का भरते हैं दैट इज रिटर्न, ओके। वो जो पुराने भरते हैं उसका नाम उन्होंने रखा है अपडेटेड रिटर्न। ओके, ठीक। तो पहले ये था कि आप पहले तो ये था कि 2 साल पहले कि आप केवल उसी साल का रिटर्न भर सकते हैं, पुराने रिटर्न नहीं भर सकते। और अगर पीछे जाएं तो वो थोड़ी सी टाइम लिमिट ज्यादा होती थी रिटर्न भरने की, मतलब, लेकिन उन्होंने धीमे धीमे टाइम लिमिट कम करते गए। अब करेंट ईयर में जो टाइम लिमिट है वो 31 दिसंबर तक ही है कि आपको ईयर एंड के बाद विद इन 9 मंथ्स ही रिटर्न भरना है। फिर उन्होंने 2 साल पहले सिस्टम लाया कि अगर कोई आदमी पुराने रिटर्न भरना चाहता है तो पुराने भर सकता है। एक अपने गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है। अगर हम देखें तो इंडिया गवर्नमेंट के पास ऐसा बहुत ज्यादा फंड नहीं है कि वो कहीं भी खर्च करे। भाई फंड कहाँ से आता है? फंड अगर इंडिया के दृष्टिकोण से देखें तो फंड आने का तरीका भी टैक्स है, केवल टैक्स है, और उसी से हमें विकास की योजनाएं करनी है। हमारे पास ऐसा कोई तेल या मिनरल्स नहीं है कि हम उसको बेच दें और पब्लिक को फंड मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो हम बजट में ये हमारा कांस्टेंट रहता है, ये परेशानी रहती है कि हम बहुत ज्यादा पब्लिक वेलफेयर में फंड खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि फंड कहाँ से लाएंगे? हम पब्लिक वेलफेयर में खर्च करने के लिए ढेर पैसा खर्च कर दें तो फिर कहाँ से आएगा? तो हम पब्लिक पर टैक्स लगा देंगे, तो वो मतलब ही नहीं रहा। बस फिर तो ये है कि कहें टैक्स कुछ लोग दे रहे हैं, वेलफेयर दूसरों को मिल रहा है। तो इसलिए फिर बजट में आप देखें तो हमारा आई थिंक 20-22% जो बजट का खर्चा है वो हम केवल लोन का ब्याज ही दे देते हैं। 20-22% हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को दे देती है। कोई बहुत बड़ा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं रहता है कि वो ये स्कीम चलाए वो स्कीम चलाए। फिर भी गवर्नमेंट बाहर से लोन लेके, हमारे बजट में लोन का भी काफी बड़ा पोर्शन है। इस बार भी बजट में कितना है, 36 इनकम में 50 एक्सपेंडिचर है। हाँ, तो करीब 14 लाख के आसपास का जो फंड है वो तो हमें कहीं ना कहीं से अरेंज करना है, जो हमारी इनकम नहीं है। और जो चीज हमारी इनकम नहीं है उसको हमें आज नहीं तो कल तो पे करना है। तो हमारा जो बजट है वैसे भी गवर्नमेंट वैसे अच्छा है कि जो हमारी जो फिजिकल डेफिसिट है वो गवर्नमेंट धीमे धीमे रिड्यूस कर रही है। लास्ट ईयर 4.8 थी, 4.8% ऑफ द जीडीपी। इस बजट में 4.4 की है उन्होंने, तो वो कर रही है। वो फिजिकल डेफिसिट होना स्वाभाविक है, जब हम आमदनी से ज्यादा खर्च करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि वो डेफिसिट होगी। लेकिन डेफिसिट ऐसा नहीं है, इंडिया में हर कंट्री में डेफिसिट होती है, लेकिन उस डेफिसिट को जो मैनेज कर लेते हैं प्रोग्रेस कर जाते हैं। जो बजट आया है सर, उसमें इस बजट को आप युवा हैं, एक युवा के हिसाब से इस बजट को कैसे देखते हैं चीजों को लेकर? और आज के टाइम पे यूथ शेयर मार्केट की तरफ जा रहा है, तो इस बजट में क्या कुछ मिला है युवा को? पहले तो जो टैक्स स्लैब्स उन्होंने चेंज किए हैं, बढ़ाए हैं, हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा दे दी है लोगों के। ये बजट करना चाहा है सरकार ने इस बार। अभी तक हम देख रहे थे, इसके पहले जो सरकार थी जुलाई के पहले तक बजट में जोर था कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कि हमको हमारी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है प्रोडक्शन की। अब वो इंक्रीज करने के बाद अब हमारा सरकार का ध्यान शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स कंजम्पशन। कैपेसिटी तो मैंने बना दी, अब इसको कंज्यूम करना है, इससे और सामान बनाना और कंजम्पशन करना है।
अब कंजम्पशन करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो टैक्स में छूट देके, और इसके बाद फिर एमएसएमई को जो उन्होंने डेफिनेशन एक्सपैंड कर दी है, डबल कर दिया। सरकार के कुछ बेनिफिट्स हैं जो एमएसएमई को अवेलेबल होते हैं, सब्सिडाइज्ड लोन है, रीपेमेंट शेड्यूल में कुछ छूट रहती है, वो उन्होंने ज्यादा कम कोशिश करी ज्यादा लोगों को देने की। इससे क्या होगा, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा मैन्युफैक्चरर्स को, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सामान सस्ता मिलेगा, वो सामान जो मार्केट में आएगा उसको खरीदने के लिए आज हमारे पास पैसा भी है। हमको करीब करीब 1.25 लाख, करीब मैक्सिमम 1.25 लाख रुपए की छूट मिल गई है टैक्सेस में। 1.25 लाख रुपए हर व्यक्ति अब एक्स्ट्रा खर्च कर सकता है, वो व्यक्ति जो 15 लाख से ऊपर कमाता है। तो मिडिल क्लास के हाथ में पैसा देने की कोशिश की गई है, जिससे बढ़ेगा कंजम्पशन, कंजम्पशन से बढ़ेगा जीएसटी, जीएसटी से अगेन हमारी देश आगे बढ़ेगा। और इस बजट में और कोशिश की गई है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की। अभी तक हम बहुत चीजों के लिए चाइना पे डिपेंडेंट हैं, हमारे रॉ मटेरियल्स हैं या बहुत सारे इंटीग्रल मशीनरी चाइना से आती है, उन सब को डोमेस्टिक तरीके से बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है। इसीलिए एमएसएमई की उन्होंने बढ़ाई है डेफिनेशन, ताकि लोग अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें, मशीनरी यहीं बनाए और उन मशीनरी से सामान भी यहीं बनाए। पिछले 2 बार से 3 बार से मोदी जी बहुत जोर दे रहे हैं कि जो बच्चों के खिलौने हैं उसमें अभी एक छत्र राज चलता है चाइना के सामान का। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात बोली आपने। अब ये हम अगर मैन्युफैक्चरिंग यहीं कर लेते हैं तो हम क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, हमारे इंपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे, और वो हमारे पास जो कैपेसिटी बचेगी सरप्लस, वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, फिर मोदी जी ने इस पे बजट में जोर दिया है कि हम अपना कंजम्पशन बढ़ाएं, मतलब जो किसान के हाथ में अभी भी पैसा नहीं आ पा रहा है उसको बढ़ाया जाए। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जो एक कमी हो गई थी ग्लोबली अनाज की, उसको पूरी करने के लिए अगेन सरकार ने आर&डी में और उस पर और खर्चा बढ़ाया है कि आप हाई यील्डिंग सीड्स बनाइए, ग्रेन्स बनाइए, कि जिनसे पैदावार ज्यादा हो, ज्यादा उपज हो, ज्यादा अनाज पैदा हो, ताकि हमें जो हर बारिश के ऊपर नीचे होने से जो टेम्पररी हमारे महंगाई बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कोशिश करी है कि हमारी पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो। फिर अभी इस चलते समय में जो लोगों की सेहत खराब हो रही है उनके लाइफस्टाइल की वजह से, तो सरकार जोर दे रही है कि जो मोटे अनाज हैं उनकी आर&डी पे भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उसके लिए इंडिया की जमीन, भारत की जमीन बहुत अच्छी है, हम यहाँ से मिलेट्स उगा के बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बायोटेक, एग्रीटेक, इस पे भी गवर्नमेंट ने बहुत जोर दिया है। तो ये 2-3 सेक्टर्स हैं, कंजम्पशन वाली चीजें, मतलब जो हमारे एफएमसीजी जिन्हें कहते हैं, एफएमसीजी मतलब ये आपका तेल, चाय, पानी हो गया, ड्यूरेबल गुड्स मतलब एसी, टीवी, लाइट, फैन हो गया, एग्रीटेक मतलब सस्ता कर दिया, इन पे इंपोर्ट ड्यूटी में भी चेंजेस किए हैं। फिर आपके एग्रीटेक, बायोटेक, तो ये जो 4-5 सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं, इनके जो शेयर्स हैं इनको एक नया स्कोप मिल गया है कंपनीज को अपना सेल्स बढ़ाने का। तो आने वाले समय में आप शेयर मार्केट में इन सेक्टर के शेयर्स में आप बढ़ोतरी देख सकते हैं, क्योंकि इनको एक स्कोप मिल गया है काम करने का सरकार की मदद से। अब इसकी आपकी बात का जवाब देते हुए, जब लोगों के हाथ में पैसा बच गया है तो उसके वो पैसा लोग ज्यादातर खर्च करने के बाद इन्वेस्ट भी करेंगे। तो कुछ केवाईसी नॉर्म्स वगैरह में भी उन्होंने सुधार करने की बात कही है, देखते हैं क्या निकल के आता है वो। और पुश ये रहेगा कि मार्केट में अपना पैसा ज्यादा हो बजाय एफआईआईस के। अच्छा सर, सर इसमें एक व्यापारियों को लेकर भी एमएसएमई आपने जो बात की उसमें लेकर उन्होंने कहा कि अपने खिलौने की बात की, लेदर पर जोर ज्यादा दिया है उन्होंने, लेदर की फर्म्स को लेकर। तो क्या हमारे देश में अब कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर की आएंगी तो युवाओं को लेकर कुछ नया आ सकता है आने वाले बजट में? युवाओं के लिए उन्होंने 3 आईआईटीज के लिए स्पेशल फंड खड़ा किया है। वित्त मंत्री ने एक बात कही है एआईएफ के बारे में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में। हम ये देख रहे हैं प्राइवेट फंडिंग भी, प्राइवेट पर्संस भी, प्राइवेट सेक्टर भी पैसा डाल रहा है भारत सरकार के साथ स्टार्टअप की फंडिंग करने के लिए। स्टार्टअप फंडिंग सरकार पूरा जोर दे रही है, ऐसे स्टार्टअप में पैसा लगाया जाए या उनको प्रमोट किया जाए जो रूढ़िवादी तरीके से हो रहे कामों को आधुनिक तरीके से करें, ताकि हमारी कॉस्ट कम हो, समय कम लगे, सामान सस्ता हो, ताकि ज्यादा बिक सके, हम एक्सपोर्ट उसको कर सकें। गवर्नमेंट उसके लिए रेगुलरली ऐसे स्टार्टअप फंड्स क्रिएट कर रही है, प्राइवेट पैसा इनवाइट कर रही है और फंड्स बनाने के लिए जोर भी दे रही है। उन्होंने एक बात और कही है कि जो पी फंड्स बनते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, उनके टैक्सेशन में कुछ अभी लूप होल्स हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी गुत्थियां हैं, उनको सुलझाने की भी उन्होंने, वित्त मंत्री जी ने बात कही है कि वो इस प्रकार के जो पी फंड्स बनते हैं उनके टैक्सेशन में पी फंड्स थोड़े से उलझ जाते हैं, उनको भी सिंप्लीफाई करने के लिए करा है, ताकि अपना पैसा स्टार्टअप्स में लगे। अभी अपने यहाँ पे जितनी भी प्रकार की चीजें बनती हैं
वो और कॉस्ट इफेक्टिव हो सके, अच्छी हो सके और एक्सपोर्ट करने लायक बन सके। उसके लिए वित्त मंत्री जी जोर दे रहे हैं और उन्होंने कुछ एक आईआईटी कॉलेजेस में फंड्स भी क्रिएट किए हैं, सीटें भी बढ़ाई हैं, ताकि कुछ ऐसे बच्चे होशियार निकल रहे हैं। दोनों मेडिकल की, हाँ, तो स्टार्टअप्स को जोर देने के लिए, नए आइडियाज को जोर देने के लिए उन्होंने टैक्स में छूट दी, हॉलीडेज में आप नई कंपनी बनाइए टैक्स कम लगेगा, आइडिया को जनरेट कीजिए टैक्स कम लगेगा आपको, और उसकी फंडिंग और इंक्यूबेशन भी सरकार कर रही है। ये स्कीमें उन्होंने और एक्सटेंड कर दी है बजट में। बेहतर चीज क्या लगी इस बजट में आपको युवाओं? सबसे बेहतर चीज, एक तो जो मिडिल क्लास परेशान था कि एकदम ही, हालांकि इतनी बढ़ती महंगाई में 15 लाख रुपए एक आम बात हो गई थी, एक तो उन्होंने वहां तक की जो छूट दे दी है कि 24 लाख के बाद 30% कर दिया, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया है। बहुत समय से इसकी मांग हो रही थी। जो हम देख रहे हैं आईटी के सेक्टर में एक सिकुड़न आ गया है नई हायरिंग में, तो जो एग्जिस्टिंग लोग थे वो लोग टैक्स की मार बहुत ज्यादा झेल रहे थे, और बढ़ती महंगाई को बराबर करने के लिए बहुत ही सही कदम है उन्होंने टैक्स स्लैब्स बढ़ाने का। दूसरा, इंडी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में युवाओं को उन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन में बढ़ा के युवाओं को भी पार्ट लाने के लिए उन्होंने बोला है, और प्राइवेट फंड सेटअप करने से जो लोग अपने आइडियाज ला रहे हैं उनकी फंडिंग भी सरकार खुद भी कर रही है, और प्राइवेट लोगों को भी प्रमोट कर रही है कि वो फंडिंग करें। ये एक अच्छी उन्होंने बात लाई है। बिल्कुल आसान भाषा में आपने इस बजट को समझा होगा। युवाओं के लिए बहुत कुछ इस बजट में है और मध्यम वर्ग परिवार के लिए भी इस बजट के लिए बहुत कुछ खास दिया है। वित्त मंत्री ने भी आपको बहुत कुछ आसान भाषा में समझाया था, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि इस बजट को आपको बारीकियों से समझाने की कोशिश की और आप समझे भी होंगे। आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।